हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे से हैं और सब लोगों ने माइंड अब मेकअप कर लिया है कि अब हमें वापस सब पढ़ाई में वापस लगना है। हम ऑलरेडी शुरू कर चुके थे हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट और हमने ऑलरेडी एक लेक्चर उसका कंप्लीट कर लिया। अब तक हमने अपने बारे में भी बात करी, पेपर पैटर्न की भी बात करी और फिर सब्जेक्ट भी शुरू कर दिया था। आज हम उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। इस सेशन में, इस स्टडी सेशन में हम दो चीजें डिस्कस करने की, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नंबर वन, जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वीसी और एफसी, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, हमने जो लास्ट लेक्चर में किया उसको थोड़ा और डिटेल करेंगे इस बार। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां पर भी काम आएगा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग में भी काम आएगा, आपके कॉस्ट शीट में, बजटरी चैप्टर में और ऑलमोस्ट हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ उसका यूज होता ही है वहां पर भी। तो जो कॉन्सेप्ट आज करने वाले हैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का, बड़े ढंग से करिएगा। सेकंड, हम कोशिश करेंगे कुछ बेसिक रेशियोज भी आज करने का, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कुछ एक्टिविटी रेशियो, कुछ मार्केट रिलेटेड रेशियो और कुछ सॉल्वेंसी रेशियो। चार तरीके के रेशियो में कुछ पार्ट करेंगे। पूरा रेशियो एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, बेसिक्स कर रहे हैं। जो माना जाता है कि 11 12 फाउंडेशन में आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, उसी को आगे कंटिन्यू ले जाएंगे क्योंकि ये रेशियो अब हमें आगे काम आएंगे। तो आगे बढ़ता हूं, इससे पहले थोड़ा सा रिकैप, हमने लास्ट लेक्चर में क्या कर लिया। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर्स डिस्कस किए, 10 चैप्टर है इंक्लूडिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। थोड़ा सा मार्क्स का वेटेज भी डिस्कस किया, पता चला कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल एंड कैपिटल बजटिंग थोड़े बड़े चैप्टर हैं, ज्यादा वेटेज ले जाएंगे। अगर ढंग से समझे, कैपिटल स्ट्रक्चर वही लॉन्ग टर्म फाइनेंस, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है। फिक्स एसेट, कैपिटल बजटिंग एसेट साइड का फिक्स एसेट वाला पार्ट है। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सीए और सीएल, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का नेट ऑफ वैल्यू को ही बोल रहे हैं। यानी ये जो तीन चैप्टर जो सबसे ज्यादा वेटेज ले जा रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग, ये और कुछ नहीं, बैलेंस शीट मैनेजमेंट के ही डिसीजन मेकिंग के तीन सब पार्ट है, मेजर पार्ट। और इन तीन सब पार्ट को करने के लिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट लगते हैं, जैसे रिस्क का कॉन्सेप्ट हो गया जो हम लिवरेज में पढ़ते हैं, टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, वो रेशियो, छोटे छोटे और उसके एडिशनल जो चैप्टर जो उनको उन तीन बड़े चैप्टर में यूज आने वाले। नेक्स्ट, फिर हमने एफएम को भी थोड़ा समझा कि एफएम क्या है, इट्स प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। और हमने देखा कि हमारे मेजर चैप्टर और कुछ नहीं, उन्होंने क्या किया, इन दो एस्पेक्ट्स जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर होते हैं, उन्हीं के अलग अलग डिसीजन से रिलेटेड उन्होंने चैप्टर्स बना रखे हैं। रिस्क से रिलेटेड डिसीजन हम लिवरेज में सीखेंगे, टाइमिंग से रिलेटेड डिसीजन हम टाइम वैल्यू में सीखेंगे, फिक्स एसेट से रिलेटेड डिसीजन हम कहां सीखेंगे, कैपिटल बजटिंग में। तो ये हमारा एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डेफिनेशन के ही छोटे छोटे सब पार्ट हो गए। फिर मेजर काम जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, दैट वाज इनकम स्टेटमेंट। और थोड़ा बहुत डिस्कस किया वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये समझा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। एक्चुअली हमारे यहाँ इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं, बट इट ऑल्सो इंक्लूड रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलते हैं। दोनों सब्जेक्ट नो डाउट रिलेटेड है, दोनों सब्जेक्ट सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के अंडर ही आएंगे, बट दोनों की यूटिलिटी अलग अलग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग जो एफएआर या एफए कहते हैं, उसका मेन पर्पस है ट्रांजैक्शन इवेंट्स को रिकॉर्ड करना और प्रेजेंट करना, रिपोर्ट करना यूजर्स को। यूजर्स कैन बी इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट एंड आउटसाइडर्स आल्सो। जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल मेजरली इन हाउस कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, कंपनी के मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि हमें कितनी इन्वेंटरी रखनी है, कितना डेटर को क्रेडिट पीरियड देना है, या कितना, कौन सी एसेट, फिक्स एसेट खरीदनी है।
डिस्काउंट क्रेडिटर्स ने जो ऑफर किया वो अवेल करना है या नहीं करना है, डेट इक्विटी प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग और डेट का क्या कंपोजिशन रखना है, ये सब मेजरली इंटरनल मैनेजमेंट, फाइनेंस टीम या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीएफओ का काम है जो हम यहां करने वाले हैं। बट यहां एफए की एक अपनी यूटिलिटी क्रिएट हुई कि भाई यूजर्स बहुत सारे हो सकते हैं, इन्वेस्टर तो है ही, मैनेजमेंट भी है, ये गवर्नमेंट को टैक्सेशन कैलकुलेशन के लिए चाहिए, कस्टमर को चाहिए कि भैया कंपनी कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, उसके कस्टमर सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, सप्लायर को अपने पैसे की चिंता है। तो बहुत सारे लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, पर ये जो एफए का काम है वो पोस्ट फैक्टो है, यानी एक्टिविटी हो गई, ट्रांजैक्शन हो गया, इवेंट हो गया, उसके बाद रिकॉर्ड करके हम प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि यहां डिसीजन मेकिंग हो रहा है कॉर्पोरेट फाइनेंस में। जब डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे डिटेल्ड नेम नॉमेनक्लेचर नहीं चाहिए एक्सपेंसेस के, तो हमने एक्सपेंसेस को समराइज कर दिया दो टर्म में, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में। हमें एक चीज और समझ में आई कि यहां डिसीजन मेकिंग का काम हो रहा है कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो ये बिगिनिंग में हो रहा है काम, एक्टिविटी के होने से पहले हो रहा है, साल के शुरू में हो रहा है। तो जब शुरू में हो रहा है तो यहां किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, ये सब कंसिडर नहीं करेंगे जब तक स्पेशली क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली दे ना रखा हो, वैसे देते भी नहीं है। बट यहां इतने सारे नॉमेनक्लेचर जो अकाउंट्स में यूज हुए बिकॉज उनको रिपोर्ट करना था, यहां उसकी जरूरत नहीं, यहां ओवरऑल समरी बेसिस पे डेटा मिलेगा, उस पर भी डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि यहां ओवरऑल कंपनी का डेटा डिसीजन हो रहा है, कोई इंडिविजुअल एक्सपेंस कितना करना है उसका नहीं हो रहा है, वो तो बजट के हेड में आ जाएगा, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। तो यहाँ ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, सीनियर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी कैसे डिसीजन ले रहा है फाइनेंस रिलेटेड, वो उसके लिए कर रहे हैं। तो समराइज किया हमने वीसी और एफसी, और फिर हमने सीक्वेंस भी डिस्कस किया। ये जो स्टेटमेंट है इसको हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। शुरुआत होगी रेवेन्यू से एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ऑफ कोर्स दिस रेवेन्यू इज आल्सो एक्सक्लूडिंग जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे इनकम स्टेटमेंट में न आ रहा है न जा रहा है, वो हम सिर्फ एक ऐसा इंटरमीडियरी वर्क करते हैं। तो जब इंटरमीडियरी के तरीके से वर्क कर रहे हैं तो हमें मिलता है 118, हम 18 पे कर देते हैं, हमारे लिए जो वर्किंग है वो 100 रुपीज पे। उस ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से पहले हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट किए, जिससे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया, और हमने इस पार्ट को, स्टेटमेंट के इस पार्ट को क्या नाम दे दिया, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि कौन से एक्सपेंस अभी माइनस होने बाकी है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, वो सब चार्ज कह लो, अप्रोप्रिएशन कह लो। तो यहां पर ईबीआईटी में से अब फिर हमने इनकम टैक्स एक्ट की बात की और कंपनीज एक्ट की बात की, भैया वहां सीक्वेंस फिक्स है। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है टैक्स के पहले इंटरेस्ट माइनस करना अलाउ करते हैं, पर प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड टैक्स के बाद होना चाहिए सब्ट्रैक्ट, ये इनकम टैक्स बोलता है। कंपनी लॉ बोलता है कि भैया प्रेफरेंस वाले को आपको पहले प्रेफरेंस देनी पड़ेगी डिविडेंड में, तो हमने कहा लो जी सीक्वेंस सेट कर देते हैं। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, ईबीटी बन गया, ईबीटी में से टैक्स माइनस किया, ईएटी बन गया, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया, तो अब जो रेजिडुअल बचा है दैट इज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये सब हम कर चुके हैं। आज हम इसी से आगे बढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज दिस वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट? What is this contribution? Contribution, what it signifies, what it means? Is it gross profit? नहीं। कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये जरूर समझा कि यहां पर जब हमने वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट किए, इट इज रिलेटेड टू ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड एज वेल एज सोल्ड। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट हो गई, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, पावर एक्सपेंस, और सेल्स से रिलेटेड वेरिएबल एक्सपेंस हो गए सेल्स कमीशन ऑल्सो। तो जब सेल्स कमीशन सब्ट्रैक्ट हो गया है और उसके बाद आपने जो टर्म वैल्यू आई है उसको कंट्रीब्यूशन बोला है, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं हो सकता, बिकॉज सेल्स कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल में आता है, ट्रेडिंग में नहीं आता है। तो कंट्रीब्यूशन ना जीपी है ना एनपी है, ये एक डिफरेंट मीनिंग लेके खड़ा है। क्यों बोलते हैं कंट्रीब्यूशन? नाम का एज सच कोई मीनिंग नहीं होता, पर फिर भी कह सकते हैं हाउ मच प्रोडक्ट इज कंट्रीब्यूटिंग, हाउ मच प्रोडक्ट इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर पेइंग आउट और मीटिंग आउट योर फिक्स एक्सपेंसेस एंड रिटर्न फॉर जनरेटिंग रिटर्न फॉर योर इन्वेस्टर्स। दो चीजों के लिए कितना प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिक्स खर्चे कितने पे करने हैं उनके लिए, और रिटर्न जो इन्वेस्टर्स को देना है डेट और इक्विटी मिला के, उसके लिए जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए इस वर्ड को बोल दिया कंट्रीब्यूशन। ऐसा अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं है।
आज हम इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड व्हाट इज फिक्स कॉस्ट। थोड़ा सा हमने एक स्टोरी बनाई डेप्रिसिएशन को लेके। क्या डेप्रिसिएशन वेरिएबल है या फिक्स है? डेप्रिसिएशन जनरली जो एक्सपीरियंस आए मेरे पास में, स्टूडेंट जनरली ये बोल देते हैं कि सर एसएलएम फिक्स है और डब्ल्यूडीवी या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला जो डेप्रिसिएशन है वो वेरिएबल है। यहां थोड़ा हमने समझा कि व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। आज हम उसी की बात करते, फिर हम वापस डेप्रिसिएशन वगैरह की बात करते हैं और उनके चार्ट्स कैसे हैं। ढंग से सीखेगा, वर्किंग कैपिटल में भी काम आएगा, हमारे इस एफएम के सब्जेक्ट में, एंड कॉस्टिंग में भी बार बार काम आएगा ये टॉपिक। अच्छा, लिखना कैसे है आप साथ में लिख सकते हैं, अदरवाइज ये पीडीएफ्स वर्कशीट्स हम क्या करेंगे, यूट्यूब पे लिंक्स शेयर कर ही रहे हैं, तो वहां से भी आप डाउनलोड करके उसके बाद कॉपी भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड सम बेसिक रेशियो। आज का एजेंडा यही रखेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी के एक्सपेंस कितना चेंज हो रहा है। जनरली यहां पर दो हेड ही एफएम में डिस्कस होते हैं, एफएम में दो हेड ही डिस्कस होते हैं। प्रैक्टिकली 4 क्लासिफिकेशन है वेरिएबिलिटी से रिलेटेड, कॉस्टिंग में चारों आएंगे। पहले 2 एफएम वाले डिस्कस करते हैं, फिर कॉस्टिंग वाले भी डिस्कस कर ही लेंगे, कहीं यहां पर वैसे तो नहीं है पर भी देखेंगे। पहला है जी वेरिएबल एक्सपेंसेस और दूसरा है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब ये वेरिएबल एक्सपेंस और फिक्स एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या है? तो जब मैं स्टूडेंट को पूछता था तो स्टूडेंट एक ही जवाब देता था, एक्सपेंस विच विल चेंज और वेरी विद द विच चेंजेस विद द क्वांटिटी। ये डेफिनेशन मैं हमेशा जनरली यही कहता था कि गलत नहीं है, इनएक्यूरेट नहीं है, इनकम्प्लीट है। मैंने पूछा क्या, वेरिएबल कॉस्ट क्या है? आपने क्या जवाब दिया कि जो एक्सपेंस चेंज होता है यूनिट्स के साथ में। तो मान लेते हैं ये एक पेंसिल है जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और इस पेंसिल को प्रोड्यूस करने के लिए मान लेते हैं मटेरियल, वेजेस, यही थे वेरिएबल एक्सपेंस। पहले तो इन एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स क्या है? वेरिएबल एक्सपेंस जो हर यूनिट, एडिशनल यूनिट पे स्पेंड होगा, जिसका यूनिट से डायरेक्ट कनेक्शन है, नेक्सस है। तो यहां जनरली एग्जांपल हो जाता है मटेरियल। फर्स्ट यूनिट बनाओगे मटेरियल कंज्यूम होगा, सेकंड बनाओगे वापस और पे करना पड़ेगा। लेबर, पावर, सेल्स कमीशन, फिक्स के एक्सपेंसेस के एग्जांपल क्या है? जनरली लोग रेंट बोल देते हैं, डेप्रिसिएशन में प्रॉब्लम ही रखती है, बाद में डिस्कस कर। तो अब ये जो डेफिनेशन आई, जो चेंज होता है, चेंज कैसे होता है? अगर ये पेंसिल बना रहे हैं और इसको बनाने के लिए जो मटेरियल वेजेस जो पे हो रही है वो लेट से 4000 रुपीज है, तो अगर मैंने पहला यूनिट बनाया तो भी 4000 है, सेकंड बनाऊंगा तो, मानते हुए थर्ड प्राइम असम्पशन 2 ऑलरेडी ले चुके हैं, पहली ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सेम है, तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सेम है तो यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड सेम है, पिछले लेक्चर में ले लिया ये प्राइम असम्पशन। नंबर 2, एफएम का प्राइम असम्पशन, प्रेफरेंस शेयर हमेशा क्यूमुलेटिव मान के चल रहे हैं। थर्ड प्राइम असम्पशन यहां पर, थर्ड प्राइम असम्पशन हम यहां पर क्या लेंगे? वेरिएबल एक्सपेंसेस जब बात कर रहे हैं तो कोई इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल नहीं है। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का मतलब क्या है कि मैं 100 यूनिट परचेज करता हूं तो वेंडर मुझे, सप्लायर मुझे 10 रुपए कोट कर रहा है, और जब मैं 200 यूनिट परचेज कर रहा हूं उससे तो सप्लायर मुझे 10 की जगह 9 रुपए कोट कर रहा है, तो वो 1 रुपए का जो डिस्काउंट एक्स्ट्रा रिसीव हो रहा है, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। वो नहीं है, यानी कॉस्ट स्ट्रक्चर फ्लैट है यहां पर, ये हमारी असम्पशन। बैक टू दिस टॉपिक अगेन, वेरिएबल एक्सपेंस। व्हाट इज वेरिएबल एक्सपेंस? जब यहां डिफाइन करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये पेंसिल प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल, लेबर, पहला यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 4000 लग रहा है, दूसरे के भी 4 ही लगेंगे,
तीसरे के भी 4000 ही लगेंगे, 10वें यूनिट के भी 4000 लगेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो है ही नहीं। तो इसका मतलब, और मटेरियल और वेजेस जनरली लोग बोल देते हैं ये वेरिएबल एक्सपेंस है, और है भी। तो जब ये वेरिएबल है तो यहां तो पर यूनिट वाइज 4000 4000 4000 4000 कंसिस्टेंट ही लग रहा है, जबकि डेफिनेशन बोली थी जो चेंज होता है, जो कॉस्ट चेंज होती है। तो यहां तो इनकंसिस्टेंसी हो गई, चीजें मैच नहीं हो रही। समझते हैं, यानी वेरिएबल एक्सपेंस को भी हमें दो तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। क्या है ये दो तरीके? एक है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हाँ, काफी लोग जवाब दे देते हैं, काफी लोगों को याद नहीं आता, पढ़ा जरूर है हमने फाउंडेशन में, बस याद नहीं आता। एंड सेकेंड वन इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एक्सपेंस। डिफरेंस है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। यूनिट्स 1 2 3, अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, अगर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल नहीं है तो पहले में अगर 4000 लग रहा है तो दूसरे में भी कितना लगेगा? सेकेंड यूनिट में, दो नहीं, सेकेंड यूनिट में 4000, थर्ड में भी 4000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इट इज 4000। नेक्स्ट विल बी टोटल क्यूमुलेटिव 8000, 12000। क्या समझ में आया? इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, अज्यूमिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, इट इज कांस्टेंट। फिक्स वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि फिक्स को अभी डिफाइन करना है। इट विल बी कांस्टेंट irrespective of units produced and sold. Why I said produced and sold? क्योंकि वो दोनों सेम है, ओपनिंग क्लोजिंग मैच है, और है ही नहीं, या दोनों इक्वल है तो प्रोड्यूस यूनिट्स आर इक्वल्स टू सोल्ड यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। और अगर इसका डायग्राम बनाने चले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, तो पहले तो डायग्राम बनाते वक्त एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पर एक्स एक्सिस होती क्या है जो हॉरिजॉन्टल होती है? ये नहीं, एक्स एक्सिस पे वेरिएबल कौन सा होता है? दो वेरिएबल है, यूनिट्स एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है, एक कहलाता है इंडिपेंडेंट यूनिट वेरिएबल और दूसरा कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर यूनिट्स और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कौन सी चीज है इंडिपेंडेंट है, कौन सी चीज डिपेंडेंट है? ऑफ कोर्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिपेंडेंट है यूनिट्स के ऊपर, तो दिस इज इंडिपेंडेंट एंड दीज टू आर डिपेंडेंट। तो यूनिट पे बेस करते हैं जनरली, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो वैसे भी कांस्टेंट है, और एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है यानी कि यूनिट्स आएंगे, और वाई पे आएगा कॉस्ट जो कि डिपेंड करता है कितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर वीसी पर यूनिट का ग्राफ बनाओ तो पहला अगर यूनिट 4000 पे है, दूसरा भी 4000 पे है, कनेक्ट करें तो ये हो गई हमारी एक कांस्टेंट लाइन, ये हो गया वीसी पर यूनिट, तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता। तो जब डेफिनेशन बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो चेंज होती है ना, वीसी पर यूनिट चेंज ही नहीं होती, इट विल रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड। चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और कैसे चेंज हुआ? पॉजिटिवली चेंज हुआ। एक यूनिट यहां इंक्रीज हुआ, 4000 यहां इंक्रीज हुए, एक यूनिट यहां इंक्रीज हुआ, 4000 यहां इंक्रीज हुए, और ये चेंज भी कांस्टेंट है, लाइन का स्लोप भी कांस्टेंट है। और लाइन का स्लोप कैसा है? पॉजिटिवली स्लोपिंग है, बिकॉज जैसा जैसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ रहा है, इंडिपेंडेंट यूनिट्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज अ पॉजिटिव स्लोप।
व्हाट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट? अगर डिफाइन करने जाऊं, इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू नंबर ऑफ यूनिट्स produced and sold. अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इफेक्टिवली समझें, यूनिट्स और टोटल वीसी के बीच में रिलेशनशिप है, डिपेंडेंट वाई, इंडिपेंडेंट एक्स, ए प्लस बी एक्स. अगर आप इफेक्टिवली देखें, एक यूनिट था, मल्टीप्लाई हुआ 4000 से. स्टार्टिंग में अगर 0 यूनिट बनाओगे तो कुछ भी कॉस्ट नहीं होगी, ओवरऑल कॉस्ट इज 4000. जैसे ही 2 यूनिट हुए, 0 प्लस 4000 इंटू 2. ये तो एक लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स. और इस लाइन की इक्वेशन में इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट. ये वो पॉइंट होता है जहां से लाइन ओरिजिनेट होती है, वाई एक्सिस का पॉइंट. ये है स्लोप ऑफ द लाइन, पॉजिटिव रिलेशन. स्लोप तो ये हो गया. हाउ दे आर रिलेटेड, पॉजिटिवली और नेगेटिवली. और ये है आपका स्लोप ऑफ द लाइन. अगर इसका ग्राफ हम बनाएं, इसका ग्राफ अगर हम बनाएं टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, अगेन यूनिट्स इंडिपेंडेंट एंड कॉस्ट इज डिपेंडेंट. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिनेट होगी 0 से, और जैसे जैसे एक एक यूनिट बढ़ेगा, इक्वल स्लोप के साथ में ये इंक्रीज होती जाएगी. टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये पॉजिटिवली रिलेटेड है. जैसे जैसे यूनिट इंक्रीज होंगे टोटल कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे जैसे यूनिट कम होंगे टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी. तो अगर वेरिएबल कॉस्ट को डिफाइन करने जाएं, इट इज डिफाइंड इन 2 ways, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट is positively related with number of unit produced and sold, whereas variable cost per unit is constant irrespective of number of unit produced and sold if there are no economies of scale, जो कि प्राइम assumption हम FM में चला ही रहे हैं. और यहां बात करूं मटेरियल, लेबर, पावर, सेल्स कमीशन, इन सब का रिलेशनशिप यूनिट्स के साथ वेरिएबल कॉस्ट का ही रिलेशनशिप है. ऑन अ यूनिट बेसिस, पर यूनिट बेसिस कांस्टेंट रहेंगे, पर जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज डिक्रीज होंगे, टोटल बेसिस पे मटेरियल भी कॉस्ट इंक्रीज होगी, लेबर भी इंक्रीज होगा, सेल्स कमीशन भी इंक्रीज होगा. बात करते हैं फिक्स की. तो फिक्स को जब रेंट बोला, डेप्रिसिएशन की बात अभी नहीं कर रहा, तो यहां पर जब फिक्स को बात करता हूं, तो फिक्स इज योर अगेन विल बी फर्दर डिफाइंड इनटू 2 पार्ट. फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट. या इंटरेस्टिंग है, टोटल फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट इज रेंट. आप 10,000 यूनिट बनाओ, 20,000 यूनिट बनाओ, मानते हुए चलते हैं कि फैक्ट्री की कैपेसिटी के अंदर, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अंदर अंदर प्रोडक्शन है, तो फैक्ट्री का रेंट चेंज होने वाला नहीं है, नहीं है. तो इसका मतलब अगर इसको डिफाइन करूं, टोटल फिक्स कॉस्ट को, इट इज कांस्टेंट. ये भी कांस्टेंट था वीसी पर यूनिट, और यहां टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है. इट इज कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड. 10,000 बनाओ, 20,000 बनाओ, 30,000 बनाओ, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी. हाँ, पीरियड ऑन पीरियड चेंज होगी, क्योंकि यहां हमारा पीरियड वेरिएबल ही नहीं है. हम यहां 2 चीजों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं, यूनिट्स एंड कॉस्ट. यहां पर हमने पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 ये तो बात ही नहीं की. इनफैक्ट फिक्स कॉस्ट भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, टोटल फिक्स कॉस्ट भी कांस्टेंट नहीं रहेगी.
पीरियड ऑन पीरियड, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, हम वो बात कर ही नहीं रहे। हम यहां बात कर रहे हैं यूनिट्स और कॉस्ट की रिलेशनशिप, पीरियड और कॉस्ट की रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे। तो जब वीसी और एफसी डिफाइन होती है, इट इज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू टू थिंग्स, यूनिट्स having relationship with the cost, it's not period with the cost। एक बार इसी का भी एग्जांपल बना देते हैं। यूनिट्स, एक यूनिट बनाया, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का अभी हमने कैलकुलेशन ही नहीं किया। टोटल एफसी की बात करता हूं, 50,000 रुपए का रेंट लग रहा है। तो अगर एक ही यूनिट बना रहा हो तो फिक्स कॉस्ट भी कितनी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी पर यूनिट, 50,000 डिवाइड बाय 1। सेकेंड यूनिट बना दिया, क्या रेंट इंक्रीज होगा? नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट अभी भी 50,000 ही रहेगी। पर यूनिट का सीन क्या हो जाएगा, पर यूनिट 25,000 पे आ जाएगी। 50,000 डिवाइड बाय 2, बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट स्प्रेड आउट होगी, एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा, रिड्यूस हो गई, 25,000 से रिड्यूस हो गई, यहां से यहां तक जब नीचे आई तो 25,000 का डिडक्शन हुआ है। चलो एक और यूनिट बनाते हैं, टोटल अभी भी 50,000, पर यूनिट हो गई कितनी, 50,000 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 16,667। रिडक्शन हुआ, कितना रिडक्शन हुआ, -8,000 आई थिंक, माइनस प्लस 25,000 इक्वल्स टू 8,333। यानी चीजें रिड्यूस हो रही है। कॉस्ट पर यूनिट यहां कांस्टेंट नहीं है, कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो रही है, एंड इट इज डिक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग स्लो रेट। ये तो एक कर्व बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है, इट इज डिक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, यानी ये धीरे धीरे जाके फ्लैट हो जाएगी, कॉन्वेक्स कर्व बन जाएगी। कर्व बनाते हैं, यूनिट्स, कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 50,000 से शुरू हुई, और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी, फ्लैटन हो जाएगी, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, टच कर देगी कॉस्ट पर यूनिट जीरो हो जाएगा, ऐसा कभी होगा भी नहीं, रेंट जीरो थोड़ी हो जाना है, नेग्लिजिबल हो जाएगा। दिस इज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है, ऐसा बोलना ठीक नहीं, इट इज द टोटल फिक्स कॉस्ट जो कांस्टेंट रहती है, वो भी एक पीरियड के लिए, पीरियड ऑन पीरियड तो वो भी चेंज होगी। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, इट इज negatively related, it is negatively related to number of units produced and sold। बात कर लेते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट के ग्राफ की भी। यूनिट्स वो आसान है, आई होप सबको समझ में आ ही गया वो तो। इट इज टोटल फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट 50,000 रुपीज, टोटल एफसी चाहे 0 यूनिट हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 50,000 फ्लैट रहेगा। इसी के साथ हमारे दो बड़े कॉन्सेप्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, खत्म हुए। पूरे सब्जेक्ट में यूज होगा, कॉस्टिंग में यूज होगा। अब बात आती है डेप्रिसिएशन किधर आता है, एसएलएमए या डब्ल्यूडीवीए, इट इज कमिंग अंडर द हेड ऑफ फिक्स कॉस्ट ओनली। पीरियड ऑन पीरियड चेंज हो रहे हैं, यूनिट्स के कारण टोटल अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है। तो कैश की बात करूं तो ये हो जाएगा रेंट, और नॉन कैश की जब भी मैं बात करूंगा तो वो हो जाएगा डेप्रिसिएशन कह लें या अमाउंट कह लें, नॉन कैश। तो होपफुली क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो एफएम के लिए रिक्वायर्ड है वो हमारा कंप्लीट हुआ। दो और क्लासिफिकेशन है, सेमी वेरिएबल एंड स्टेप अप। तो वेरिएबल फिक्स का हमने एग्जाम्पल समझा, सेमी वेरिएबल का अगर एग्जाम्पल देखना है, सेमी वेरिएबल कुछ पार्ट फिक्स है, कुछ वेरिएबल है, तो थोड़ा कंबाइंड सा सीन है। एग्जाम्पल है आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल,
अगर इलेक्ट्रिसिटी के बिल की बात करूं, सेमी वेरिएबल, वैसे एफएम में आता नहीं है ये। इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसा होगा? जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे तब बिल नहीं आएगा, 0 यूनिट होगा तो भी 400 रुपीज का बिल आ जाएगा। फिर जैसे जैसे एक एक यूनिट कंज्यूम करोगे, मान लेट से रेट इज 10 रुपीज, तो एक यूनिट पे हो जाएगी 410 का बिल, 2 यूनिट पे बिल हो जाएगा 420, 3 यूनिट पे बिल होगा 430, यानी यहां से एक स्ट्रेट लाइन चली। ये है टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल टोटल जब थी तो वो 0 से शुरू हुई थी, ओरिजिन से। सेमी वेरिएबल थोड़ा ऊपर से शुरू होती है। फोर्थ कैटेगरी ऑफ कॉस्ट, अगेन एफएम के लिए जरूरत नहीं है, सेमी फिक्स या फिर ये कहूं स्टेप अप। स्कूल के बच्चों को पिकनिक ले जाना है, एग्जाम्पल, स्कूल के बच्चों को पिकनिक ले जाना है और बस में 50 सीट्स हैं, तो एक बच्चा हो, 10 हो, 40 हो, 49 हो, 50 हो, तब तक कॉस्ट रहेगी कांस्टेंट। पर जैसे ही 51 बच्चा हो, एनरोल होगा, ऑफ कोर्स गोदी में नहीं बैठाना है, उसके लिए भी फिर बस हायर करनी पड़ेगी और बस की टोटल कॉस्ट पूरी की पूरी लगेगी, फिर वो एक सीट की कॉस्ट नहीं लगेगी। तो कॉस्टिंग कुछ ऐसी होगी, स्टेप अप और सेमी फिक्स। तो विद दिस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज ओवर। जो हमारे लिए जरूरत है, हमें डिफरेंट हेड्स की जरूरत नहीं, हमें डिसीजन लेना है ऑन अ सीनियर मैनेजमेंट लेवल, तो हमारे लिए समराइज्ड डेटा मिलेगा एज पर द नेचर ऑफ द कॉस्ट, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट लेते हैं आज के इस स्टडी सेशन का, दैट इज रेशियो एनालिसिस। पूरा रेशियो चैप्टर है हमारे कोर्स में, 6 से 8 नंबर, 10 का भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कभी, अगर एग्जामिनर मेहरबान हुआ तो। मुझे इजी लगता है वो चैप्टर बिकॉज अर्थमेटिक अलजेब्रा का खेल है और फॉर्मूले कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट पता है तो फॉर्मूला याद भी इजीली हो जाता है। 2-4 फॉर्मूले हैं, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, जो अपन ने 11th-12th में नहीं किए, प्रोप्राइटी रेशियो कुछ लोगों ने किया होता है, कुछ ने नहीं किया होता है। 2-4-5 बड़े रेशियो हैं जो याद करने होते हैं, बाकी तो सब कुछ, और उनका भी कॉन्सेप्ट है, उन रेशियोज को बनाने का भी कॉन्सेप्ट है, बट वो जनरली यूज नहीं आते। बाकी तो सब रेशियो जनरली सबको याद हो जाता है। करंट रेशियो, व्हाट इज करंट रेशियो, सबने ही पता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। व्हाट इज क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, स्टूडेंट बोलते हैं क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। यहां ट्विस्ट है, यहां ट्विस्ट है, इट इज क्विक लायबिलिटी। अब ये क्विक लायबिलिटी नया वर्ड क्या आया, तो थोड़ा सा अब हम स्पेशलाइज चैप्टर कर रहे हैं रेशियो का, तो फिर थोड़ी सी चीज भी क्या होगी, थोड़ी इंप्रूवाइज हो जाएगी 11-12 से। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द सेशन, दैट इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो सिर्फ जनरल बात करूंगा, जो जनरली पूरे सब्जेक्ट में यूज होगा। बाकी स्पेशल जो रेशियोज है वो सब जब चैप्टर करेंगे उसमें अराउंड 45 के आसपास क्वेश्चन है, तब वो साथ में डिस्कस करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे रेशियो का। ये रेशियो नेक्स्ट सेशन से सबको याद होने चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये अब मैंने पहले भी बताया था बुक में, फ्रॉम वेरी फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन हमें रेशियोज की जरूरत पड़ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन में तो चलो लिवरेजेस हैं, बट सेकेंड रेशियो ऑनवर्ड्स, योर डेट इक्विटी रेशियो और योर पीवी रेशियो, एक नया ही नाम है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन से आने लग जाएंगे। और ये जो अभी ये जो रेशियोज हम लिवरेज में यूज करेंगे, ऑलमोस्ट ये सारे रेशियो मार्जिनल कॉस्टिंग में भी काम आएंगे। तो एक बार पढ़ा हुआ अच्छा है, सब जगह काम आ जाएगा। तो अच्छे से याद करके नेक्स्ट सेशन शुरू करिएगा, याद करके, बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए। इंटरेस्टिंग है। चलो रेशियो को थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं। पहले तो रेशियो का कोई डेरिवेशन होता है क्या? नहीं जी, रेशियो का कोई डेरिवेशन नहीं होता है। रेशियो दो चीजों को आपस में रिलेट करती है, उनके रिलेटिव वैल्यू को डिफाइन करती है। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन,
फर्स्ट लाइन 1 मीटर है, सेकेंड लाइन 3 मीटर है, सो सेकेंड लाइन इज 3 times lengthier than first line. Second line A and B 3 times लॉन्ग है ए लाइन से। तो ये उन दो चीजों की वैल्यूज को रिलेट करता है और ये दो चीजें सिंक में होनी चाहिए, सिंक में होनी चाहिए। अब ये सिंक का क्या मतलब है? ऐसा नहीं हो सकता कि 10 kg एंड 5 लीटर का रेशियो बताओ जी 2 टाइम्स, ना बिल्कुल नहीं। 10 kg डिवाइड बाय 5 लीटर इलॉजिकल नंबर है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश होता है, तो ये गलत। सिंक में होना चाहिए। जिन भी दो चीजों के बीच में आप रिलेटिव फ्रैक्शन क्रिएट कर रहे हो वो आपस में क्या होने चाहिए? रिलेटेड होने चाहिए विथ सम रिलेशनशिप, लॉजिक। तो यहां जब हम रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो हम यहां 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जनरली 4 कैटेगरीज, फिर सब कैटेगरीज और ले लेंगे। पहली कैटेगरी कहलाती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सेकेंड कैटेगरी है एक्टिविटी रेशियो, कितना एक्टिवली काम कर रहे हो। थर्ड कैटेगरी है आपकी सॉल्वेंसी रेशियो, पैसे हैं कि नहीं है पेमेंट करने के, विलिंगनेस नहीं, एबिलिटी टू पे है या नहीं है, वो जज करने के लिए, क्रेडिट वर्दीनेस जज करने के लिए। एंड लास्ट वन इज मार्केट रिलेटेड रेशियो। और मार्केट रिलेटेड नंबर्स। तो जब मैं मार्केट रिलेटेड नंबर्स की बात कर ही रहा हूं तो एक ऐप हमको जरूर यूज कर लेना चाहिए, उसमें बहुत सारा हमें डेटा मिल जाता है और इस ऐप का नाम है मनी कंट्रोल। यहां पर लेट्स से आज मार्केट अप है 0.57। यहां पर अगर हम निफ्टी में जाएं, निफ्टी के स्टॉक्स में जाएं, इन्फोसिस आईटी सेक्टर की कंपनी है, उससे रिलेटेड डेटा हमें यहां पर मिल जाएगा। एक रेशियो है पीई रेशियो 22.45। व्हाट इज दिस पीई रेशियो? प्राइस अर्निंग रेशियो। But this 22.45 shows that it shows price upon earning. For 1 rupee of earning, what price investors are ready to pay? 22.45 times. 22.45 times. इसमें डिविडेंड यील्ड है एक हमारे पास में, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी दिख रहा है हमें। बीटा भी यूज होगा, बीटा बाद में लेंगे। अब एक दूसरी और कंपनी ले लेते हैं, टीसीएस। तो यहां दिखा हमें, यहां दिखा P रेशियो इज, व्हाट इज द P रेशियो? 22.45, पर नीचे उन्होंने सेक्टर P रेशियो दिया 27.95। यानी ओवरऑल आईटी सेक्टर के कंपनीज का अगर एवरेज आउट करें तो हर 1 रुपए के लिए शेयर होल्डर कितना प्राइस देने को तैयार है? 27.95, ऑलमोस्ट 28 रुपीज। इसका मतलब क्या टीसीएस अंडर वैल्यूड है? ये भी एक पैरामीटर है, बहुत सारे पैरामीटर्स में से डिसीजन लेने के लिए हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। दूसरी कंपनी लेते हैं विप्रो, उसका देखते हैं पी रेशियो क्या है। 22.45 तो ये था, लेट्स गो फॉर विप्रो। विप्रो के क्या हाल है? 18। ये तो टीसीएस से भी नीचे चला गया। ये भी आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी है। थर्ड कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस लिया था पहले, सॉरी, टीसीएस। अब टीसीएस के क्या हाल है? 22, 18, 22, ऑलमोस्ट सिमिलर टू इन्फोसिस। ये दोनों बराबर है, तो फिर हायर कौन है? दूसरे होंगे। दूसरे आईटी सेक्टर के और भी हमारे पास में स्टॉक है क्या? बिल्कुल है। यहां हम इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। इंडियन इंडेक्सेस, और यहां जाते हैं आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में हमारे पास में है इन्फोसिस, एचसीएल टेक। एचसीएल टेक का देख लेते हैं।
इट इज 24, मोर देन इंफोसिस एंड टीसीएस। तो ये पी रेशियो डिफरेंट है हर कंपनी के। तो इन्वेस्टर को शायद कहीं एक ये वन ऑफ द पैरामीटर है बहुत सारे पैरामीटर्स में कि हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये रेशियो उसमें हेल्प करेंगे। ये है मार्केट रिलेटेड रेशियोज। बढ़ते हैं, पहले हमारे बेसिक रेशियोज की बात कर लेते हैं, बाकी जो मेन डिस्कशन है वो रेशियो चैप्टर में रखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कुछ रेशियो नंबर 1, ये फिर से 2 पार्ट में सब क्लासिफाई होगा। बेस्ड ऑन सेल्स, ऑफ कोर्स नेट सेल्स, नेट ऑफ रिटर्न्स, एंड बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। सॉल्वेंसी भी 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म पेमेंट कैपेबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पेमेंट कैपेबिलिटी। तो हमारे पास टोटल 6 क्लास हो गए। क्या क्या रेशियो बनते हैं? बेस्ड ऑन सेल्स जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, पीवी प्रॉफिट वॉल्यूम, पीवी रेशियो, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। और भी बहुत रिलेटेड रेशियोज हैं, अभी यहीं तक रुकेंगे। आरओआई और आरओसीई एक ही बात होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दे आर वन एंड द सेम। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन कितना पैसा इन्वेस्टर ने लगाया है प्रोजेक्ट के अंदर या कंपनी के अंदर। सेकेंड इज आरओई, और भी होते हैं, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन टोटल एसेट, हम उसको भी बाद में रखेंगे। एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियोज, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एंड मेनी मोर। करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, कुछ भी बोल सकते, वो और अलग अलग रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ओनली डेट रेशियो, इक्विटी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। थोड़ा सा आज डिटेल करेंगे इसको, क्विक रेशियो को, कि भाई ये क्या है। और भी है कैश रेशियो, बेसिक इंटरवल डिफेंस रेशियो, तो देखते हैं वो। मार्केट रिलेटेड रेशियो थोड़ा बड़ा काम हो जाएगा, जहां हम नंबर्स पे भी काम करेंगे। ईपीएस, डीपीएस, मार्केट कैप, डिविडेंड रेट, डिविडेंड यील्ड, बढ़िया स्टोरी है एक बचपन की मेरे, वो बात करेंगे यहां पर। और डिविडेंड पे आउट। 7th अर्निंग यील्ड, 8th पीई रेशियो। यहां और भी बहुत सारे रेशियोज हैं, तो हमारे पास में हमें अभी करने हैं 13, 16, 18 और 4, 22 रेशियोज। ये वो रेशियोज हैं तो पूरे सब्जेक्ट में काम आते चले जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं जीपी रेशियो से। जीपी रेशियो और एनपी रेशियो। फर्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारे इनकम स्टेटमेंट से नहीं बनता है, इसके लिए आपको ट्रेडिंग पी&एल फॉर्मेट ही यूज करना होता है। फॉर्मूला आई होप सबको आता है। ये दो चीजों को कनेक्ट करता है, रिलेट करता है कि कितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करने के बाद सेल से हमें प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। ग्रॉस मार्जिन भी कहते हैं इसको। तो इट इज ग्रॉस प्रॉफिट
ओवर नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज में होता है। एक बड़ा प्रॉब्लम आता है सर, कौन से रेशियो परसेंट में होते हैं, कौन से रेशियो टाइम्स में होते हैं। ये तीनों रेशियो टाइम्स में जाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज में होता है। मार्केट रिलेटेड रेशियो कुछ परसेंट में होंगे, कुछ टाइम्स में होंगे। वो डिपेंड करेगा वो टर्म क्या है। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, 3 रुपीज पर शेयर, वो डिपेंड करेगा कैसा टर्म है। और डिविडेंड रेट 20%। सेकेंड, नेट प्रॉफिट रेशियो या नेट प्रॉफिट मार्जिन, सभी को आता है ये जनरली। अगेन ये हमारे इनकम स्टेटमेंट का नंबर नहीं है, ये ट्रेडिंग पी&एल फॉर्मेट से होगा। तो सर यहां नेट प्रॉफिट लिख देते हैं, पर कौन सा नेट प्रॉफिट, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? टैक्स क्या है? इट्स अ चार्ज अगेंस्ट इनकम और इट्स अप्रोप्रिएशन, इट्स अ चार्ज, पी&एल में आता है। तो नेट प्रॉफिट इज जनरली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिफॉल्ट। आप क्वेश्चन ही बोल दे स्पेसिफिक कि भैया बिफोर टैक्स यूज करना है, तो ले लेंगे नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट, अगला नंबर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये हमारे इनकम स्टेटमेंट का नंबर है। हमने इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला था और वो था सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट हुआ तो कंट्रीब्यूशन बना, उसमें से फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट हुआ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था, ईबीआईटी। तो ये ईबीआईटी को रिलेट करता है सेल से कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे करने के बाद सेल्स का कितना परसेंटेज बच गया। तो इफ योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 25%, इसका मतलब 100 रुपए जो आप अर्न करते हो उसमें से 75 तो बिजनेस ऑपरेशन एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में पूरा खर्च हो जाता है। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? इट इज ईबीआईटी अपॉन नेट सेल्स। अब मैं जब भी सेल्स लिखूंगा वो नेट ही है, इनटू 100। नेक्स्ट, इससे जुड़ा हुआ एक रेशियो, जुड़ा हुआ है, इससे कनेक्टेड, ऑपरेटिंग रेशियो। दे विल से जस्ट ऑपरेटिंग रेशियो। तो ये कनेक्ट करता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या क्या होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट में? वीसी और एफसी दोनों मिला के, अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। यानी यहां क्या हो रहा है? वीसी प्लस एफसी अपॉन सेल्स इनटू 100। तो अब हमें समझना होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशियो के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशियो के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अगर दोनों को ऐड कर दें, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी तो राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगी इक्वेशन। तो इट विल बी ईबीआईटी प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ईबीआईटी प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट ऐड करिए, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में वेरिएबल कॉस्ट ऐड करिए, सेल्स बन जाएगा। तो ये तो सेल्स अपॉन सेल्स बन गया, यानी ये हो गया हमारा रिलेशनशिप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और प्रॉफिट कई बार वो मार्जिन वर्ड यूज कर देते हैं प्रॉफिट की जगह। प्रॉफिट की जगह वो क्या यूज कर लेते हैं? मार्जिन वर्ड यूज कर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग मार्जिन प्लस ऑपरेटिंग, कई बार वो कॉस्ट लिखते हैं और कई बार वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग रेशियो लिखते हैं। दोनों को सम अप करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 1। 100% इज 1, डेसिमल फॉर्मेट में 100% इज 1। तीन रेशियो ये हुए हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स, याद होने चाहिए अब हमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ईबीआईटी अपॉन सेल्स। तो अगर हमारे को सेल्स दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, वी शुड बी एबल टू कैलकुलेट ईबीआईटी। 1 करोड़ की सेल है, 30% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, तो 30 लाख इज योर ईबीआईटी। नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज पीवी रेशियो, फोर्थ। काम शुरू कर चुके हैं हम मैथमेटिक्स का, पीवी रेशियो। अभी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नंबर्स के साथ काम करेंगे तो ये रेशियो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। प्रॉफिट
वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो। व्हाट डू वी मीन बाय पीवी रेशियो? तो यहां थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट से ही रिलेटेड ये हमारा रेशियो है। बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की यूनिट्स। एक यूनिट है, 100 यूनिट है, 1000 यूनिट है और 10,000 यूनिट। सेलिंग प्राइस और सेल्स, एक यूनिट है तो सेल्स इज योर सेलिंग प्राइस 10 रुपए, और 50 ले लेते हैं, चलिए 50 ले लेते हैं, 50। तो 100 यूनिट है और कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल और कोई डिस्काउंट्स नहीं है, तो इट विल बी 5,000, 50,000 एंड 5 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट। अगर 30 रुपीज है पर यूनिट और कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, तो 3,000, 30,000 एंड 3 लाख। What is the contribution? How much the product is contributing? One unit is contributing 20 rupees. 100 unit are contributing 2,000 rupees, 20,000 rupees and 2 lakh rupees. What is the percentage contribution? I am now saying what is the percentage contribution? So percentage contribution is 20 over 50 multiplied by 100 is your 40%. 40% contribution if you are selling one unit. If you are selling 100 unit, again what is the percentage contribution? 2,000 divided by 5,000 into 100. So it is again 40%, 40% and 40%. So what is the percentage of profit which is not getting impacted because of volume? Irrespective of volume, this percentage of profit you are generating. What is this percentage? This is 40%, because इसके नीचे आपका परसेंटेज चेंज हो जाएगा। इसके नीचे आपकी फिक्स कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट एक कांस्टेंट जब सब्ट्रैक्ट होगी, फिक्स कॉस्ट जब एक कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट होगी आपकी, लेट्स से 10,000, 10,000, 10,000, उसको यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका ईबीआईटी फर्स्ट केस में तो नेगेटिव आ जाएगा 9980, सेकेंड केस में 8,000 नेगेटिव, थर्ड केस में 10,000 पॉजिटिव एंड फोर्थ केस में 1,90,000 पॉजिटिव। और ये ईबीआईटी अपॉन सेल्स करोगे तो ये ऑपरेटिंग मार्जिन है जो चेंज हो रहा है। जीपी रेशियो भी चेंज होगा, क्योंकि कुछ जीपी रेशियो में आपकी कुछ वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर ही नहीं हुई। जीपी रेशियो चेंज नहीं होगा पर कंसिडर नहीं हुई। तो प्रॉफिट का वो परसेंटेज जिसमें सारी डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस जो यूनिट्स के साथ में पॉजिटिवली रिलेटेड है, वो सारी इंक्लूड हो गई हो, कंसिडर हो गई हो, उसके बाद वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होने वाला परसेंटेज क्या है? दैट परसेंटेज इज कॉल्ड एज पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। वैसे ये जस्टिफिकेशन दिया है मैंने नाम का, एज सच नाम का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। क्वेश्चन ये है कि ये एक यूनिट पे कैलकुलेट होगा या 1000 यूनिट पे कैलकुलेट होगा? किसी भी लेवल पे कैलकुलेट करिए, करेक्ट? क्यों? किसी भी लेवल पे करेक्ट करिए, कैलकुलेट करिए, ये 40% ही आ रहा है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम दिस परसेंटेज विल रिमेन कांस्टेंट। दैट इज व्हाई यहां पर अब वो क्या करेंगे, आपको एक लेवल का यूनिट्स देंगे, उसका पीवी कंट्रीब्यूशन देंगे और बोलेंगे कि सेकंड लेवल का इनकम स्टेटमेंट बनाइए। तो हमें पीवी रेशियो निकालना और उसको सेकंड लेवल पे अप्लाई करना होगा। लेट्स से 10,000 यूनिट पे हमारा सेल्स हो रहा है, 10,000 यूनिट्स पे हमारी सेल हो रही है 1 लाख एंड उस पे कंट्रीब्यूशन आ रहा है 20,000। सो व्हाट इज पीवी रेशियो? 20%। अब बताइए अगर 4 लाख की सेल होगी तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 4 लाख इंटू 20%, 80,000 का कंट्रीब्यूशन आएगा, अप्लाई हो जाएगा। ये इस तरीके से इनकम स्टेटमेंट में काम आएंगे। पर इससे जुड़ा हुआ एक रेशियो और जुड़ा हुआ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ही होता है। यानी यहां हम क्या करने वाले हैं? वेरिएबल कॉस्ट
को डिवाइड करने वाले हैं सेल से। जरा चेक करते हैं हमारे केस में कितना आ रहा है। अगर हम, ये हो गया पीवी, तो अब हम अगर वीसी करें तो इट इज 30/50, 60%। 60%, इन ऑल केसेस इट इज कमिंग 60%। तो रिलेशनशिप मिल गया हमें, पीवी रेशियो प्लस वीसी रेशियो कंबाइंडली दे विल ऑलवेज बिकम 100%, यानी कि 1। तो अगर किसी कंपनी का वीसी 65% है तो उसका पीवी 35% हो गया। तो अगर एक गिवन होगा तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन सेल्स, बेस्ड ऑन सेल्स। तो नेक्स्ट पार्ट में आज यहीं रखते हैं, नहीं बिकॉज बहुत सारे रेशियो हैं, पूरे नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बचे हुए रेशियोज भी कंप्लीट कर लेंगे और कुछ नंबर्स के साथ इनकम स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट के लिए क्या क्या डेटा हमें मिलेगा क्वेश्चन में, जिससे हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा। तो आज यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे बचे हुए रेशियोज और इनकम स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे यूजिंग सर्टेन गिवन डेटा। तो hopefully everyone understood today's study session. Thank you so much. कोई भी डाउट है feel free to send it in the comment section. So thank you everyone. Good day.